युद्ध एक बड़ी ही भयावह सच्चाई है। ऐसी सच्चाई जिसका निर्णय तो बूढ़े हो चुके जनरल और राजनेता लेते हैं, लेकिन जिसकी कीमत वो युवा या वो बच्चे चुकाते हैं जिन्होंने अच्छे से अपना जीवन अभी शुरू भी नहीं किया। राम राम, मेरा नाम अजय सिंह। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बसड़ पर। मैं आपको 7 जुलाई 1999 याद दिलाना चाहूँगा। आज इस देश ने अपना एक जाबाज बेटा खोया था। नाम था विक्रम बत्रा। विक्रम को कई जिम्मेदारियां वो पूरी कर चुके थे जो उन्हें मिली। उसके बाद एक जिम्मा मिला था .5140 कैप्चर करने का। वे J&K राइफल्स की एक टुकड़ी को लीड कर रहे थे जिसने इस चोटी पर चढ़ाई की। विक्रम ने लगभग ये काम भी पूरा कर दिया था। सिर्फ जो 5140 का फ्लैट टॉप था, वहाँ पाकिस्तान के आखिरी बंकर थे जिनसे बेहद करीबी लड़ाई जारी थी। ये लड़ाई इतनी करीबी थी कि महज कुछ फुट की दूरी से पाकिस्तानी और भारतीय सैनिक एक दूसरे पर गोली चला रहे और गोलियों की इस तड़तड़ाहट के बीच उनका एक दूसरे से संवाद भी चल रहा था। एक दूसरे को दी जाने वाली गालियां भी वे साफ साफ सुन सकते थे। इसी बीच विक्रम का एक सैनिक साथी घायल हुआ। विक्रम उस टुकड़ी के लीडर थे, बेहद योग्य सैन्य अफसर थे जिसने इससे पूर्व में कई मोर्चे फतेह किए थे और इस मोर्चे पर भी अब तक बड़ी सफलता से अपना काम किया था। विक्रम का जो जिम्मा था वो वास्तव में ये था कि वो एक अच्छा प्लान बनाए और उस अपने साथी को वहाँ से निकालें, सुरक्षित सहायता उपलब्ध करवाएं। और उसके बाद, क्योंकि विक्रम का मुख्य जिम्मा ये था कि वो जो फ्लैट टॉप बचा रह गया था उस पर फतेह, उस पर जीत। और वो जो घायल सैनिक था, कायदे से उसे रेस्क्यू करने के लिए उन्हें किसी अनुभवी जेसीओ को भेजना चाहिए था, क्योंकि जो एक सैन्य कायदा होता है वो यही होता है। लेकिन विक्रम बत्रा ने इस काम को करने जा रहे सूबेदार रघुनाथ सिंह को ऐसा करने से रोक दिया। ये विक्रम बत्रा का एक भावनात्मक निर्णय था। यहाँ एक सैन्य कमांडर की जगह एक भावुक युवा ने निर्णय लिया। विक्रम ने रघुनाथ सिंह से कहा कि सूबेदार साहब, आप बाल बच्चे वाले आदमी हैं, आप नहीं। उन्होंने रोक दिया और सूबेदार रघुनाथ सिंह की जगह खुद उस सैनिक को रेस्क्यू करने गए जहां उन्हें सीने में गोली लगी और जिस घाव के चलते वो वीर गति को प्राप्त हुए। महज 24 साल का लड़का था विक्रम बत्रा, ज़्यादा उम्र नहीं थी। अब मैं एक कठोर सवाल यहाँ आप लोगों से करूँगा, बेहद कठोर है और अपनी भावनाओं को परे रख के, बिल्कुल भावुक होकर के आपको डिसीजन नहीं देना। एक सैनिक की तरह सोचें, एक ऐसे व्यक्ति की तरह सोचें कि जिसे सिर्फ राष्ट्र का और सेना का हित ध्यान में रखना है, भावनाओं से बिल्कुल अलग। अगर आपके पास सूबेदार रघुनाथ सिंह और विक्रम बत्रा में से किसी एक की जान बचाने का ऑप्शन होता उस दिन, देश के लिए, सेना के लिए ज़्यादा कीमती जान किसकी थी? मैं बिना हिचक कहूँगा मेरा निर्णय होता विक्रम बत्रा। अच्छी बात नहीं लगेगी सुनने में, लेकिन विक्रम बत्रा जैसे जांबाज कमांडर के लिए अगर मुझे 100 सैनिकों की जान के बदले विक्रम बत्रा मिलता है, मैं विक्रम बत्रा को ही चुनूंगा। मेरा अपनी पृष्ठभूमि, मेरा अपना परिवार इस तरह का है कि जहां अधिकारी से सामान्य सैनिक तक हिंदुस्तानी फौज में सेवा देने वाले लोग हैं। सीमा पर मेरे अपने परिवार के बेटे खड़े हैं, तो स्वाभाविक है कि भावनात्मक पहलू हमेशा आएगा बीच में। और रघुनाथ सिंह जी के प्रति भी मेरे मन में पूर्ण सम्मान है। उनकी देशभक्ति, उनकी बहादुरी पर भी कोई संदेह नहीं। और शायद विक्रम की जगह मैं खुद भी होता तो उस दिन यही निर्णय लेता। ये सब रघुनाथ सिंह साहब, आप बाल बच्चे वाले आदमी हैं। एक परिवार का बोझ होता है। एक 35-36 साल की उम्र का व्यक्ति जिसके कंधे पे बेटी के ब्याह की जिम्मेदारी हो, बच्चों को पढ़ाने की हो, बूढ़े माँ बाप की भी हो, और सब कुछ उसे संभालना है, ये उसके मरने का समय नहीं हो सकता इस जिम्मेदारी के बीच में। तो उस परिवार के लिए वो जिंदगी बहुत ज़्यादा कीमती होगी, निश्चित। लेकिन सवाल यहाँ यही है, क्या सूबेदार रघुनाथ सिंह को, इस 35-36 साल के व्यक्ति को जिसकी पीठ पर परिवार की बड़ी जिम्मेदारी थी, उस बेहद कठिन युद्ध क्षेत्र में क्या रघुनाथ सिंह को होना चाहिए था? मूल सवाल ये है। बात कठोर है, बात कड़वी है, लेकिन आप एक बात समझें, राष्ट्र हित के,
खासकर युद्ध क्षेत्र के निर्णय बेहद बेरहमी भरे और कठोरतापूर्ण ही होते हैं। यही सही है। मैंने दुनिया भर के जो प्रमुख देश हैं, प्रमुख सैन्य शक्तियां हैं, उनका सैन्य डाटा एनालाइज किया इस मुद्दे पर बात करने से पहले, और दुनिया भर की जो सभी सैन्य ताकतें हैं या देश हैं, उनकी सेनाओं की जो औसत उम्र है वो 26 साल है। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप भारत के सैनिकों की औसत आयु की बात करेंगे वो 33 साल है, विश्व के औसत से 7 साल ज़्यादा। और ये 7 साल का फर्क बहुत बड़ा फर्क है। कारगिल में बहुत ज़्यादा जो कैजुअल्टी हुई उसमें बहुत सारे कारण थे, लेकिन उनमें से एक कारण जो बाद में इसको लेकर के विश्लेषण हुआ, विचार विमर्श हुआ कि क्यों इतनी ज़्यादा कैजुअल्टी हुई, उनमें बहुत सारे कारणों में से एक कारण उस समय ये भी बताया गया कि हमारी फौज थोड़ी उम्र दराज थी। और ये तय मानिए कि जो एक 24 साल का लड़का लड़ लेगा तो एक 34 साल का व्यक्ति नहीं लड़ेगा जिसकी पीठ पर परिवार बंधा है। और एक एज फैक्टर भी है, जो शारीरिक क्षमता एक 24 साल के युवा की होगी वो एक 35 साल, 36 साल या 40 साल के व्यक्ति की नहीं होगी सामान्यतः। तो कोई सामान्य रूप से अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिट रखे है, वो एक अलग चीज़ है। दुनिया के ज़्यादातर देश 17 से 22 साल की उम्र के बीच के युवाओं को अपनी फौज में लेते हैं, और 2 से 10 साल का समय अवधि होती है जिसमें अपनी सेवाएं देनी होती है। सामान्य सैनिक होता है, उसके लिए यही आयु सीमा है दुनिया के ज़्यादातर देशों में। आपको, और ये मैं आपका एएमसी के अधिकारियों से, एएमसी से जुड़े लोगों से बातचीत के आधार पर आपको बता रहा हूँ कि दुनिया में इजीली आपको फौज में डायबिटीज़, बीपी के मरीज नहीं मिलेंगे, खासतौर पे इन्फेंट्री में, लेकिन भारतीय सेना में हैं। डायबिटीज़ की टैबलेट खाते 40 साल के जेसीओ साहब आपको मिलेंगे फौज में। ये भारतीय फौज की दिक्कत है। हमारा पड़ोसी देश है चीन, 18 से 22 साल के युवाओं को अपनी फौज में लेता है। न्यूनतम 2 साल की समय अवधि है फौज में काम करने की उन बच्चों की, उन लड़कों की, और अधिकतम 10 साल। 10 साल में वो जेसीओ वेसीओ सब बन लेता है, सूबेदार साहब बन लेता है, वहाँ सार्जेंट होता है। और उनकी जो फौज है चीन की, उसकी औसत आयु जो है वो 26 साल है। अब आप एक ऐसे सामने दुश्मन फौज है आपके जो 26 साल की औसत आयु वाली है, और आप उसके सामने लगभग उससे 8 साल 7 साल बड़ी उम्र की फौज को एक कठिन युद्ध क्षेत्र में भेजेंगे, परिणाम पे असर तो इस चीज़ का पड़ेगा, ये तय मानिए। अब ये सच है कि कहने के लिए हमारे पास 9,60,000 की रिजर्व फोर्स है भारतीय सेना के पास, लेकिन ये रिटायर होके आए जो होते हैं फौजी, ये उम्र के उस पड़ाव पे होते हैं कि जब पकी हुई गृहस्थी होती है घर में, और अधिकतम उनका फिजिकल फिटनेस का स्तर भी वो हो जाता है कि 2 साल के लिए रिजर्व में वो होते हैं। उसमें भी अगर वाकई लड़ाई हो जाए तो इनमें से ज़्यादातर वापस पहुंच के कुछ करने योग्य होंगे। अब 35 प्लस का जो बंदा रिटायरमेंट लेके आया है उससे उम्मीद रखें बेमानी है। अगर ये 25 साल का लड़का है रिजर्व में और आपके पास 9,60,000 रिजर्व है, तो यकीन मानिए वो रिजर्व नहीं है, आपकी रेगुलर फौज है। और दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास ये चीज़ है, हमारे पास नहीं है। तो भारतीय सेना का जो रिजर्व है उन्हें आप सैनिक और योद्धा मत कहिए, उन्हें आप कैनन फोडर कह दीजिए। थोड़ा बुरा लगेगा लेकिन अच्छा यही है, सही बात यही है कि वो कैनन फोडर की भूमिका तो निभा सकते हैं, सैनिक की नहीं। जबकि चीन की सेना में 24 से 28 साल की उम्र के रिजर्व सैनिक होते हैं, और वो फर्क आप मुझे बताने की दरकार नहीं, समझ सकते हैं। अग्निवीर स्कीम जो सेना के लिए लाई गई वो कोई मोदी सरकार का किया सैन्य सुधार नहीं था, ये भी सेना के लिए उन सुधारों में से एक था जो करगिल युद्ध के बाद से पेंडिंग थे, जो बड़े सैन्य जनरल्स ने हमारी जो कमियां देखी उनके आधार पर तैयार किया गया। इसका कोई आर्थिक पहलू नहीं था कि कम सैलरी देनी पड़ेगी, कम खर्चा होगा, ये होगा वो होगा, नहीं। मूल उद्देश्य यही था सेना को युवा रखना, एक युवा सैन्य बल तैयार करना, जो आपका रिजर्व है वो काम का हो, आपका ये तैयार करना। तो कारगिल के बाद से ये पेंडिंग था, लेकिन बाद की कोई सरकार इसीलिए इस फैसले को नहीं कर पाई कि उन्हें पता था कि ये थोड़ा अलोकप्रिय होने जाएगा।
आम जनमानस इसको लेके प्रतिक्रिया अलग तरह की देगा, लेकिन ये सुधार तो होना ही था और करना था। क्या फ़ायदा है कि हम किसी दिन चीन के साथ किसी युद्ध की स्थिति में आते और 62 की तरह मार खाने के बाद ये सुधार करते। 62 में पिटे थे, तो 62 की तरह पिटने के बाद अगर ये सुधार करते, फुल स्केल वार की स्थिति होती, तो फिर सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया वाली स्थिति होती। उससे बेहतर था कि हम समय से पहले सुधार करते। तो जनरल बिपिन रावत सूत्रधार थे इसके, और उन्होंने ये निर्णय लिया सीडीएस के तौर पर। सरकार ने उनका पूरा समर्थन किया। राजनीतिक नुकसान को किनारे रख राष्ट्र हित में ये निर्णय लिया गया। हालांकि नेताओं के लिए तो यही है कि 24 साल के विक्रम बत्रा अगर मरते हैं तो मर जाए, उनकी कुर्सी सुरक्षित रहनी चाहिए। ऐसे में इस तरह के निर्णय लेने वाले की कम से कम तारीफ तो होनी चाहिए। तो ये जो निर्णय था, इसके दो ही मूल उद्देश्य थे। पहला, सेना की औसत आयु कम करना। दूसरा, हमारे सैन्य रिजर्व को एक्चुअल बनाना, वास्तविक बनाना, जो कि सिर्फ ऑन पेपर था अब तक। कहीं मैं इस बहस पे नहीं जाऊंगा कि 4 साल के बाद इन युवाओं को क्या अवसर मिलेंगे, ये होगा, फलानी कंपनी में ये मिलेगा, फलानी जगह रिजर्वेशन मिलेगा, वो सब बात की चीज़ है। अब ये मूल बात पे ही रहते हैं। इससे पहले आपने 50 बार एक चर्चा सुनी होगी कि साहब देश में सबके लिए सैन्य सेवा अनिवार्य होनी चाहिए, और 150 करोड़ की पॉपुलेशन भले है आपकी देश की, लेकिन सैन्य सेवा के योग्य युवाओं की संख्या मात्र 2.5 करोड़ है वर्तमान में। ये स्थिति है। तो इन 2.5 करोड़ में से अधिकतम लोगों को सैन्य प्रशिक्षण तक क्यों ना पहुंचाया जाए। एक सवाल ये भी होना चाहिए, ठीक है, आप प्रशिक्षण ले चुके हैं, जरूरत हुई तो समाज के, देश के काम आएंगे। अब इन 2.5 करोड़ में भी शायद आधे से ज़्यादा वो होंगे जिनकी कोई अभिरुचि नहीं होगी इस काम में। तो सेना भी यहाँ एक परंपरा वाला सिस्टम है। ज़्यादातर ग्रामीण तबके के और कुछ विशेष वर्गों के ही लड़के सेना में जाते हैं। एक ये चलन भी खराब है, तो थोड़ा सा इस पर भी सुधार की दरकार तो है ही। मैं जनरल रावत साहब को यहाँ दोहराना पसंद करूँगा कि सेना को आप रोजगार का जरिया मत बनाइए। ये राष्ट्र रक्षा का प्रश्न है, रोजगार का हो ही नहीं सकता। तो जो मिलिट्री लेबर कल्चर हमारे देश में पनपा, उससे भी मुक्त किया जाना एक ना एक दिन तो जरूरी था। नहीं तो ये किसी दिन फिर वही करता कि भाई हमको तो मिलिट्री लेबर हैं, अब इस गुरों के लिए लड़ें, मुगलों के लिए लड़ें, तुर्कों के लिए लड़ें, हिंदुस्तान के लिए, हमको सैलरी से मतलब। ये उस हद तक बात जाती। बेहतर है कि मिलिट्री लेबर की जगह राष्ट्रीय भावना वहाँ पे ज़्यादा प्रबल हो। और इस तरह से आप अगर रोजगार के तौर पर सेना को चुनना चाहते हैं तो बेहतर यही होगा कि आप अन्य विकल्प चुनें। हाँ, ये बात सही है कि कोई सुधार, कोई निर्णय अंतिम नहीं है। हाँ, कोई सुधार, कोई निर्णय भैया अंतिम नहीं होता, ये सच्चाई है। लेकिन सरकार नहीं। लेकिन अगर देश की सेना को ये लगता है कि अग्निवीर स्कीम में किसी भी तरह का अभी सुधार होना चाहिए, अगर उन्हें लगे, वही एक्सपर्ट लोग हैं, वो ज़्यादा जानते हैं मेरे, आपसे, सभी से, उन्हें लगता है कि 4 साल का टाइम पीरियड बढ़ा के 8 साल होना चाहिए, वो कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि आयु सीमा में कुछ चेंज होना चाहिए, वो कर सकते हैं। जो बेनिफिट अग्निवीर में जाने वाले बच्चों को मिलते हैं, उन्हें बढ़ाया जाना चाहिए, उन्हें किया जाना चाहिए। यहाँ किसी को कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मूल स्वरूप जो है वो जरूरी है, उसे बनाए रखना जरूरी है। इस योजना का स्वरूप में बदलाव नहीं हो, योजना रहे। हाँ, उसके अंदर जो चीज़ें हैं बहुत सारी, उनमें सेना को लगे कि सुधार होना चाहिए, कुछ कमियां हैं तो उन्हें ठीक करे, उसमें आपत्तिजनक कुछ भी नहीं है। लेकिन निर्णय कौन करे? निर्णय सेना करे, ना कि देश भर में छाती पीट रहे लोग, हमारे विपक्ष और सरकार के नेता जिन्हें कुछ पता नहीं है वो। ऐसे चुनावी मुद्दे के तौर पे इसमें किसी भी तरह से दखल नहीं होना चाहिए। ये चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये लोगों को खुश करने का मुद्दा नहीं है, देश की सुरक्षा का मुद्दा है। और बिल्कुल भी इसे राजनीतिक फायदे नुकसान के हिसाब से इस पर निर्णय नहीं होना चाहिए, ना सोचा जाना चाहिए। अंत में मैं एक चीज़ इसमें और जोड़ूंगा, क्योंकि मैं इस तरह के बैकग्राउंड से आता हूँ। जो सैन्य परंपरा वाले गांव हैं जहाँ से लड़के फौजों में जाते हैं, आप उस तरह के किसी गांव में जाइए, आपको 70 साल 80 साल या उस 80 साल से ऊपर वाले भी बहुत से बुजुर्ग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने अपने औलाद, निठल्ली औलाद को अपनी पेंशन पर पाला, और अब उस निठल्ली औलाद यानी कि नाती पोतों को भी सरकार द्वारा दी जा रही पेंशन पर वो पाल रहे हैं। ऐसे बुजुर्ग आपको हर ऐसे गांव में मिल जाएंगे। तो एक सवाल ये भी उठता है कि एक मोटी पेंशन
इन बुजुर्गों की जो अगली पीढ़ी है उन्हें निठल्ला बनाने का काम तो नहीं करती कहीं। मैं कोई इस पेंशन का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जो ज़मीनी सच्चाई है सिर्फ वो बता रहा हूँ। तो एक इस पहलू पर भी थोड़ा सा ध्यान दिए जाने की दरकार है। और ऐसे बुजुर्गों की पैसे को लेकर बड़ी खींचतान और दुर्गत भी मिलेगी आपको परिवार में। खैर, मुद्दे सामाजिक हों, राष्ट्रीय हों, उन पर चर्चा होनी चाहिए। चर्चा जारी रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए राम राम, वंदे मातरम, जय हिंद।